अभी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। सर वो आते रहेंगे आज से साथ साथ, या 2-3 मिनट वेट करना तो कर लें सर। ठीक है, वेट कर लेते हैं, चलो। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। जी सर, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह ऑनलाइन हो गए हैं। अब हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। ये जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज आउटलाइन के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा, और ये कि फिर हम किस तरह से जो हमारा फर्दर स्कीम ऑफ स्टडी होगा, हम किन चैप्टर्स को फॉलो करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों से अभी शॉर्टली स्क्रीन शेयर करता हूँ। वैसे तो ये आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आउटलाइन अवेलेबल है, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें आउटलाइन अवेलेबल है। आई होप कि आप सबके सामने ये आईसीएमए की वेबसाइट है, और सबके सामने ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की आउटलाइन ओपन हुई हुई है। शफीक, आपको अवेलेबल है? जी सर, बिल्कुल अवेलेबल है सर। ओके, राइट। तो हमारी ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए, जैसे कि इसके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये इसकी वेटेज 50% है। इसी तरह इस सब्जेक्ट का एक पार्ट बी भी है, और इसकी वेटेज भी 50% है। अ, ये जो पार्ट ए है, इसमें बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं, और जो पार्ट बी है, देयर आर 7 चैप्टर्स इन द पार्ट बी। जो आपका पहला पार्ट है, इसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कंटेंट हमने कवर करना है। इससे पहले मैं, बजाय इसके कि मैं इसके अंदर डिटेल में जाऊं, मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि ये जो आउटलाइन है, इसका पहले कोर्स का टाइटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड आईटी ऑडिट होता था। तो इसका अभी सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसकी आउटलाइन है
वो मोर और लेस सेम है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड आईटी ऑडिट की है। आईटी ऑडिट के बारे में से थोड़ा सा पहले मैं आपको बैकग्राउंड बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ है। थोड़ा सा पहले इसके पार्ट ए पार्ट बी के बारे में हम इस चीज़ को देख लें। तो पार्ट ए में हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स होंगे या ई बिजनेस। सो दो मेजर पॉइंट्स हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और जो ई बिजनेस है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये देखें कि जो पहला चैप्टर है दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ई बिजनेस। तो यहाँ पे ये जितने भी नीचे कंटेंट्स लिखा हुआ है ये सब ई बिजनेस और ई कॉमर्स से रिलेटेड है। उसके बाद ये चैप्टर 2 है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। ये चैप्टर बेसिकली ज़्यादा रेलिवेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड आईटी ऑडिट से रिलेटेड। तो जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पार्ट पढ़ रहे होंगे उस वक्त ये पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग कवर नहीं कर रहे होंगे। और थर्डली ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेसेस। अगेन ये भी फंडामेंटल टॉपिक्स पे बेस करता है क्योंकि आजकल आपको पता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉयड हैं वहाँ पे डेटाबेस एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। तो ये चैप्टर उससे रिलेटेड है इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेसेस से। उसके बाद ये हमारे पास जो फोर्थ चैप्टर है सिस्टम्स एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है। तो ये बेसिकली पहला जो पार्ट है उसमें 3 बेसिक पार्ट्स हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हैं और ई बिजनेस क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक इंटीग्रल पार्ट है कि डेटाबेसेस क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। और थर्डली ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कैसे डेवलप किया जाता है। डेवलप से मुराद ये है कि उसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उसको बनाया कैसे जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पार्ट बी है। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपनी कोई नोटबुक या कोई कॉपी होगी और उसके ऊपर आप लोग अपने जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर रहे होंगे। तो माय एडवाइस इज़ कि आप लोग अपने पास जो पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाइए, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें। और क्लास के एंड पे 15 से 20 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इंटरटेन करूँगा। ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप लोगों के कोई क्यूरीज हैं या कोई कॉन्सेप्ट कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, तो वो फिर आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए और फिर हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो हम उस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। और बाज़ अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक शख्स का सवाल ऐसा है जो कि किसी और शख्स के सवाल के जवाब में पूरा हो गया तो शायद मैं उस चीज़ को एड्रेस ना करूं, लेकिन मैं वहाँ आइडेंटिफाई कर दूंगा कि यहाँ पे ये सवाल जो है वो एड्रेस हो गया है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग अपने पास पॉइंट्स जो हैं या नोट टेकिंग जैसे भी आपको फिजिबल है वो करते जाइए। अगर आप लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है बहरहाल। तो ये पार्ट बी है। पार्ट बी में बेसिकली हमारे पास कह लें कि 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट ए में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये मैं आपको पार्ट ए के दौरान कवर नहीं कराऊंगा, ये आप लोगों को मैं पार्ट बी के दौरान कवर कराऊंगा। तो हमारे पास पार्ट बी में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ये आप देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसके बाद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद ऑडिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। चैप्टर 8 ऑडिटिंग सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर आप ये देखें तो ये चैप्टर 8 जो है और चैप्टर 4 ये आपस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं अगर आप सिर्फ टाइटल को देखें, बाकी किसी चीज़ को कंसीडर ना करें। तो चैप्टर 4 जो था दैट इज बेसिकली सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। लेकिन चैप्टर 8 को आप देखिए तो दैट इज ऑडिटिंग सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये आपस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और लास्टली बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। तो
ये हमारे पास चैप्टर्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये बताते चलूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि मैं आप लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा कि अभी चूंकि मुझे इंटरेक्शन नहीं पा मालूम कि आप लोगों का मोस्टली सब लोग स्टेज 3 में होंगे, और कि टेक्नोलॉजी या आईटी से कितना आप लोगों की वाकफियत है। तो मैं हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे, ताकि अगर कहीं पे किसी जगह कोई ग्रे एरिया है तो वो ग्रे एरिया भी एड्रेस हो जाए। तो आज मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को सिर्फ इसका बात बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है, इसकी इसका बेनिफिट क्या है आप लोगों के लिए, मतलब हम ये कर क्यों रहे हैं। बीइंग आईसीएम में, आप आईसीएम के मेंबर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, और इसके एडिड एडवांटेज क्या हैं आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह आप लोग शफी, जी सर। मैं स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है? सर वो तो स्टूडेंट ही बताएंगे सर, वही भी आपको बेहतर है, उनसे पूछें कोई आंसर क्वेश्चन में, वो आपको जवाब दे देते हैं, फिर उस हिसाब से देख लीजिएगा सर। नहीं, आपको वॉइस का मतलब कैसा आ रहा है? क्लियर है सर, मुझे तो आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके। अगर आप लोगों को कहीं पे एक और बात ये है कि अगर आप लोगों को मेरी जो क्या कहना चाहिए, जो पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो, तो या किसी भी किस्म की वॉइस की क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये ना हो कि कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके सामने ये क्वेश्चन आंसर्स की चीज़ें आप उसके ऊपर ब्रीफ सा बता सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। अगर बहुत स्लो है या बहुत ज़्यादा है तो यू कैन शेयर इट विद मी। अच्छा, बहरहाल आई रिज्यूम कि मैं अभी कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं टोटली भी इंग्लिश में नहीं जा रहा, क्योंकि ये पहला सेशन है। तो बेहतर ये है कि इसको मैं मिक्स एंड मैच लेके चलूँ, ताकि सबको सबके लिए ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अच्छा, तो मैं बेसिकली ये बता रहा था कि इस सब्जेक्ट का आपका प्रोफेशनल लाइफ में क्या एडवांटेज है, और आपको जॉब में या इंडस्ट्री के अंदर या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसके हवाले से मैं बता रहा था कि जिस तरह आप लोग फाइनेंशियल ऑडिटर्स बनते हैं, तो आजकल जितनी भी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, आई होप कि एवरीवन वुड एग्री विद मी कि तमाम के तमाम फाइनेंशियल सिस्टम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं, राइट। तो अगर दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम, किसी एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड है, राइट, तो अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्रिपल करेगा, राइट। अच्छा, तो अब जो फाइनेंशियल ऑडिटर्स हैं वो बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं या जो रिपोर्टिंग होती है, उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सिस्टम्स को या आपकी जो फाइनेंशियल करेक्टनेस है उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आज से 10, 15, 20 साल पहले ये डोमेन इंट्रोड्यूस की गई थी, कि जिस तरह फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का ऑडिट भी होना चाहिए। अब तो खैर दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं, इसके अलावा आपके फिजिकल कंट्रोल्स के ऑडिट हैं। अब तो बहुत सारे ऑडिट्स हो गए हैं। ऑडिट बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर किसी काम को करने की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई की गई हैं, और ऑडिट के अंदर हम ये देखते हैं कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को किस हद तक फॉलो किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारा ऑडिट का मकसद है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट से रिलेटेड मैं एक चीज़ बता दूं कि यूएसए के अंदर एक प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन है, उसका नाम है सीजा। मैं आप लोगों के सामने एक वेबसाइट शेयर करता हूं,
ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है इसाका के नाम से। ये बेसिकली यूएस बेस्ड एक इंडस्ट्री हब तो बन गई है। उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। और आपके सामने आप ये देखें, ये एक सर्टिफिकेशन का लेबल है, दैट इज सीजा, CISA, दैट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, राइट। तो ये जो कोर्स और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एन इसाका सर्टिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि इसाका एक एक्रीडेशन बॉडी है। एक्रीडेशन बॉडी से मुराद ये है कि जिस तरह ICM में एक एक्रीडेशन बॉडी है कि जब आप ये डिग्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको ICM की डिग्री कौन अवॉर्ड करेगा, ICM में P। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर दिया हुआ है या मैंडेट दिया हुआ है कि वो डिग्री अवॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से इसाका को ये मैंडेट मिला है कि वो ये सर्टिफिकेशन अवॉर्ड करेंगे। दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आप लोग सब आ गए हैं, आप लोग भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में इंगेज हैं। तो सीजा जो है वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसका पहले एक नाम हुआ करता था सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। इसको सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता था, लेकिन इन्होंने आज से 5-6 साल पहले इसका नाम चेंज करके अब इसको कर दिया है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। तो बेसिकली ये मतलब मेरे अलावा, मतलब मेरा अपना बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, लेकिन मुझसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिशरी है वो आप लोग हैं, राइट। किस तरीके से कि अगर आप एक फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये जो आपकी करंट ऑनगोइंग डिग्री है, इसके बाद ये आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप लोगों को इंडस्ट्री के अंदर एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। ये मैं आपको पढ़ने से पहले इसलिए ये बता रहा हूँ शुरू में, ऑल्दो कि हम कोर्स में इसका इसी आउटलाइन को कवर कर रहे होंगे, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वी ऑल मस्ट बी थैंकफुल टू ICMA फॉर मेकिंग दिस कोर्स एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ऑल्दो कि इसकी वजह से थोड़ा सा इट्स नॉट दैट इजी टू लाइक ग्रैप्स एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसका बेनिफिट आपको ये है कि आपको आप एक तो कोर्स आप कर रहे हैं जो कि आपकी आउटलाइन का हिस्सा है, करिकुलम का हिस्सा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का एक्सपोजर मिल रहा है। तो आई माई सेल्फ इज अ सीसा ऑडिटर। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो कि हाँ हम एक मतलब ऑडिटर से ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं। बहरहाल, तो एक तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स, जब आप लोग इस डिग्री से कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ये जो सर्टिफिकेशन है इसको करने का भी एक तरीका है। ये आप जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लें और उसके बाद आप ये काम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। तो इसको करने के लिए इस सर्टिफिकेशन को करने, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए अवेल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसके बारे में भी बता सकूँ, वरना बाज़-औक़ात 1 डे की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है मुख्तलिफ जगहों पे और उसकी बहुत ज़्यादा हेफ्टी चार्जेस होते हैं कि लोगों को आगाही देने के लिए कि ये सीज़ा क्या है। तो ये सर्टिफिकेशन, इसका साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होता है दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान। 13 जून को होता है और 13 दिसंबर को होता है। डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं, अमूमन पास्ट ट्रेंड ये है। इस सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है, जो आपको पैसे पे करने हैं, वो तकरीबन $600 हैं। तो आप कह लें कि ये तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के करीब करीब ये बशमूल ट्रेनिंग अगर आप कहीं से लेते हैं तो आती है। अदरवाइज ये आप कह लें कि ये तकरीबन आपके 1,10,000 1,20,000 तक का खर्चा है। $600 इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है कि आपने इसको रजिस्टर कर लिया है। लेकिन इसको करने का एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कि ये नहीं है कि इसको करने वाला जो है या इसमें अप्लाई करने वाला जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ही हो या IT लिटरेट ही हो। अगर कोई शख्स इंजीनियर है और वो ये अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता है तो वो ये कर सकता है। जो चार्टर अकाउंटेंट्स हैं वो अगर ये करना चाहते हैं, या CMAs हैं अगर वो ये करना चाहते हैं,
तो दे आर मोर देन वेलकम। बल्कि मैंने आपसे कहा कि ये सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल ऑडिटर्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है एज कंपेयर टू द पीपल हु हैव एसोसिएशन और हैव द डोमेन एक्सपर्टीज इन आईटी डोमेन। तो ये इसका एडेड एडवांटेज है। और अगर कभी आप मेरी बात की तौसीक करनी हो तो आप इंटरनेट पे जाके जॉब्स या लिंक्डइन के ऊपर जाके, आई होप कि आप लोगों को लिंक्डइन का आइडिया होगा, ये एक बहुत इंटरनेशनल प्रोफेशनल फोरम है। वहाँ जाके आप ये सर्च कर सकते हैं कि कितनी जॉब्स जो हैं वह उसमें सीज़ा की रिक्वायरमेंट है। और अब तो अगर मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात करूं तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल सेक्टर है और उसमें भी जो कि स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर है, तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने तो ये एक क्या कहना चाहिए पॉलिसी रूलिंग दे दी है कि तमाम बैंक्स के अंदर अब ये बाकायदा डिपार्टमेंट होगा। तो और डिपार्टमेंट में सर्टिफाइड ऑडिटर्स होंगे। और वो तो यहाँ तक कर रहे हैं कि जो लोग ये कर लेते हैं उनको वो रीइंबर्समेंट भी कर देते हैं कि वो हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीधा ट्रेंड हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। पाकिस्तान में जो दूसरा सेक्टर जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वो है आपका टेलीकॉम सेक्टर। तो आपके पास जितने बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं लाइक मोबिल लिंक है, जोंग है, यूफोन है, पीटीसीएल है, टेलीनॉर है, वहाँ पे इसकी जॉब्स हैं बाकायदा। सिमिलरली जितनी भी आपकी ऑडिट फर्म्स हैं, चाहे वो सीएमएज हैं या वो सीए बेस्ड हैं, उनमें भी जो करना चाहे, जो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहे, जो कंपनी लाइक केपीएमजी अगर ये ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है तो डेफिनेटली दे मस्ट हायर सीजा सर्टिफाइड पीपल। तो इसका ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप कभी फुर्सत के लम्हात में इसकी आउटलाइन को देखें तो हमारी वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे कोर्स का जो पार्ट बी है वो और जो सीजा का आउटलाइन है बिल्कुल सेम है। मतलब हम सीजा से ज़्यादा पढ़ेंगे। ऑल्दो हम पूरा सीजा इसमें कवर नहीं करेंगे, लेकिन आउटलाइन क्योंकि हमारा जो लेवल है उसमें हम डेप्थ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे जितनी डेप्थ में सीजा जा रहा होता है, क्योंकि डेफिनेटली हम सीजा नहीं कर रहे। अभी हमारा स्कोप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का है। लेकिन मेरा पर्सनली फोकस ये होगा कि जब आप यहाँ से बाहर निकलें, एटलीस्ट ये सब्जेक्ट पढ़ के निकलें, तो और आपको ये कहा जाए कि भाई कहीं जाके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को ऑडिट कर लो, तो अगर आप आपको ऑडिट टीम का हिस्सा बना दिया जाए तो आपके लिए वो चीज़ें नई ना हो, आपको पता हो कि किस तरीके से ऑडिट किया जाता है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एक एडिड एडवांटेज है आप लोगों के लिए, एक बोनस पॉइंट है कि आप लोग इस कोर्स के तवज्जुह से ये सर्टिफिकेशन भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो हो गया यूएसए। अब मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट की प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस को रीइंफोर्स करने के लिए आपको एक और सर्टिफिकेशन का हवाला देता हूं। मैं अभी स्क्रीन एक और शेयर करता हूं। ये आपके सामने बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है, आपके सामने लिखा आ रहा होगा ISO IEC 27001 2013 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो हमारे पास ये एक और सर्टिफिकेशन है। ये बेसिकली आपका जो यूरोपियन रीजन है, ख़ास तौर पे यूके, वहाँ ये सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी कंपनीज के बाहर ये देखा होगा कि बहुत जगहों पे लिखा होता है एक और सर्टिफिकेशन होती है। मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा
ये मेरे पास अजान हो रही है, तो आप हम लोग सिर्फ 2 मिनट का पॉज ले लें, उसके बाद रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, राइट। तो एक आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी जो कंपनीज जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे या ख़ास तौर पर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात कर लें, तो वहाँ पे ये उनके वो लोग नॉर्मली इस सर्टिफिकेशन को कराते हैं, दैट इज़ ISO 9001। आगे 2015 लिखा होता है अक्सर, और आगे लिखा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS। तो ये बेसिकली ये एक सर्टिफिकेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। इससे होता क्या है कि ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड है, तो उसका बेनिफिट उसको क्या होगा कि उसके जो कस्टमर्स हैं उनका उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर डेवलप हुआ है तो और बेहतर हो जाएगा। उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि जिसमें उसके इन्वेस्टर्स आते हैं, उनका ट्रस्ट उसके ऊपर डेवलप होगा कि इसका इस कंपनी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्वालिटी कंट्रोल्ड है, राइट। तो ये इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने आप को क्या कराती हैं, सर्टिफाइड कराती हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि सर्टिफिकेशन दो किस्म की होती हैं। एक होती है कंपनी के लिए सर्टिफिकेशन, और एक होती है इंडिविजुअल्स की सर्टिफिकेशन। तो ये जो ISO 9001 है, ये अमूमन कंपनीज भी सर्टिफाई कराती हैं, और अगर आप में से किसी ने कोई और सर्टिफिकेशन की हुई है, फॉर एग्जांपल आई जैसा यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट खुली हुई है, ये सब आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों को ये सब याद हो, कि अगर कल को कोई शख्स पूछे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि ISO 9001 इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह अगर कोई ऑयल कंपनी के अंदर है, तो उसको इन्वायरमेंट, ये जिस तरह कोई शख्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, या कोई शख्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो कंपनीज जो हैं वो बेसिकली ISO 14001 सर्टिफाइड कराती हैं, राइट। इसी तरह कोई रेस्टोरेंट है, कोई बहुत बड़ी फूड चेन है, तो वो अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या करेगी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स का की सर्टिफिकेशन एक्वायर करेगी। अच्छा, अब कंपनी कंपनी को किसी भी कंपनी के ओनर को अपनी कंपनी सर्टिफाई कराने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, राइट। अब वो प्रोफेशनल्स कौन होंगे, वो वही लोग होंगे जो इन स्टैंडर्ड्स को समझते होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ISO 9001 कर लें, तो हम किसी भी कंपनी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं
कि वो लोग किस तरीके से सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो जिस तरह अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो वो लोग जिन्होंने ये सर्टिफिकेशन की हो जिसमें ये ISO 27001 लिखा है, तो ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सर्टिफिकेशन है। तो ये एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, और जब एक इंडिविजुअल कर लेगा तो वो किसी कंपनी को हेल्प कर सकता है कि वो ये सर्टिफाई कर ले। तो इंडिविजुअल के लिए ये वाली सर्टिफिकेशन है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कीपिंग असाइड कि मैं आपको यहाँ मकसद अपनी क्वालिफिकेशन बताने का नहीं, मेरे पास ये वाली सर्टिफिकेशन भी है। सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको जब चीज़ कराऊंगा तो मुझे पास सीज़ा का बैकग्राउंड नॉलेज भी है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का बैकग्राउंड नॉलेज भी है, और इंडस्ट्री में भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपको ताकि एक बिल्कुल जो प्रैक्टिशनर की अप्रोच है वो अप्लाइड नॉलेज आपको कन्वे हो, तो ये मकसद है। इसके अलावा एक चीज़ ये कि ये जो कोर्स है हमारा टोटल, इस कोर्स के अंदर हमारे पास क्या कहना चाहिए, टोटल 90 आवर्स का कोर्स होगा। और अभी हमारा जो इनिशियल हमारा जो टाइम टेबल अभी सेट हुआ है उसमें हमारे वीक के फर्स्ट 3 डेज हमारे पास हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये आप लोग अपने पास नोट कर सकते हैं। जो टाइमिंग्स हैं वो हमारे पास 7:30 बजे से लेके और 9 बजे तक हैं। तो कोशिश ये करें कि हम लोग टाइम से आएँ, ताकि अगर शुरू का हमारा कोई सेशन या शुरू की जो हमारी स्टार्टिंग टॉपिक्स या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मिस हो जाती है, तो फिर आगे हमारे लिए उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात ये कि इसके जो पेपर्स हैं वो आज इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर बेस्ड ही हैं। तो बुक मैं आपको, इसकी 2 बुक्स हैं। एक फॉर अगर आप लोगों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप सीज़ा मैनुअल ले लें। अच्छा, सीज़ा मैनुअल जो है वो हर साल पब्लिश होता है, नया पब्लिश होता है, लेकिन उसमें बहुत मेजर चेंज नहीं आता, बहुत माइनर चेंजेस के साथ वो पब्लिश होता है। तो आप लोगों के पास अगर लाइब्रेरी में या किसी भी ओल्ड बुक शॉप पे कोई फॉर एग्जांपल ओल्ड वर्जन मिल जाता है तो वो ले लें। कोशिश करें कि 2015 से प्लस हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो, ताकि वरना वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेट हो जाएगा। जो नया होगा उसके अंदर क्या कहना चाहिए, सारी चीज़ें हम जो हैं वो मोस्टली अपडेटेड होंगी, राइट। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 90 हैं। हमारे पास वीक में 3 सेशंस होंगे और हर सेशन जो है वो 1.5 घंटे का होगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालात जो हैं वो आखिर में आप लोगों को एंटरटेन करूँ, जो भी सवालात हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जो भी जो टॉपिक कवर होता जाए उसको साथ साथ आप उसको पढ़ते जाइए। और ख़ास तौर पे जो लेक्चर्स हैं उनको क्या कहना चाहिए, कोशिश करें कि कोई लेक्चर मिस जो है वो ना हो। अच्छा, दूसरी जो बुक है वो बेसिकली आप लोगों के ICMA का स्टडी टेक्स्ट है, जो कि जिसके ऊपर आप कैप्लिन के नाम से उसका स्टडी टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड IT ऑडिट के नाम से। तो उसके हर वो जो है उसका फ़ायदा सिर्फ ये है उसको पढ़ने का कि उन्होंने जो स्टडी टेक्स्ट प्रिपेयर किया है वो ICMA की आउटलाइन को देखते हुए प्रिपेयर किया है। सीज़ा बेसिकली ICMA की आउटलाइन को देखते हुए बनाया नहीं है, तो इसलिए आपको सीज़ा में एक दिक्कत ये आ सकती है कि आपको टॉपिक ढूंढने में मसला हो सकता है। कोई टॉपिक कहीं होगा, कोई टॉपिक कहीं होगा। सीज़ा का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सीज़ा में जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो वोकेबलरी है वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। तो बहरहाल यहाँ पढ़ाने का मकसद यही है कि जो चीज़ें बुक में समझ नहीं आ रही उनको मैं एड्रेस किया जाए, ताकि जब आप बुक को पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हों। तो इसलिए आप अगर दोनों बुक्स ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा वो चीज़ बेनिफिशियल होगी।
तो ये तो हो गया आपका कि आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे, लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। कोशिश ये करें कि अच्छा जो आउटलाइन है वो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा, चैप्टर नंबर 2 हम एंड पे रखेंगे। ये हमारी फिलहाल हम उसको उस सीक्वेंस में नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ये मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। और चैप्टर 3 के बाद हम चैप्टर 4 करेंगे क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल्स हैं। और फिर ये चीज़ करने के बाद हम लोग क्या कहना चाहिए, पार्ट बी जो है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अ, ये वॉइस क्वालिटी पे शायद इशू रेसिपिएंट एंड के ऊपर होगा, क्योंकि अगर मेजॉरिटी को, क्योंकि मेरे पास किसी किस्म का कोई नॉइज़ भी नहीं है और मैं तो हाई डेडिकेटेड बैंडविड्थ लेके कनेक्ट कर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मेरे पास किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप अपने एंड के ऊपर चेक करें, जिनके पास ये कोई इशू आ रहा है वॉइस का, तो काइंडली अपने एंड के ऊपर इस इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिए। अच्छा, राइट। तो बैक टू द आउटलाइन। तो हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे कोई सवाल आप लोगों का हो जो कि कोर्स से रिलेटेड हो या जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो, वो आप मुझे साथ साथ यहाँ पे भेज सकते हैं। मैं ये देखता जा रहा हूँ जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो मैं आपको साथ साथ आंसर भी करता जाता हूँ। जहाँ तक बुक का ख्याल है कि बुक कौन सी बेहतर है, तो बुक आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है, अगर आप उसको ले लेते हैं और उसी को पढ़ लेते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। सीधा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको वो फ्यूचर में भी काम आ सकती है बहुत ज़्यादा, तो वो ले सकते हैं आप। फिलहाल आप जो स्टडी टेक्स्ट है अगर उसके ऊपर आप फोकस करें और उसको पढ़ें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करें कि यहाँ कॉन्सेप्ट्स को समझें। मैं आपको फिर अप्रोच भी बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट करने का अप्रोच बेहतर क्या है। अब तो खैर ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश ये करें कि एक तो बुक है उसके ऊपर फोकस करें, चैप्टर्स को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपके जहन में वो टेक्नोलॉजिकल वोकेबलरी जो है वो नहीं बैठेगी, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए बुक्स को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। जो स्टडी टेक्स्ट है उसका नाम बेसिकली, आप अगर कैंपस जाएं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी ऑडिट, या अमूमन आपके जो कैंपस के अंदर फोटोकॉपी मशीन जो भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होता है स्टडी टेक्स्ट जो है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी ऑडिट के नाम से स्टडी टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड आईटी ऑडिट के नाम से स्टडी टेक्स्ट होगा जो कि आपको अवेल करना है। शफी, जी सर। आवाज आपको क्लियर आ रही है आपके एंड पे? सब क्लियर है। जिस किसी के स्टूडेंट का इशू आ रहा है तो उनके फिर नेटवर्क का इशू होगा, इसलिए उनकी जो उनको आवाज़ ड्रॉप हो रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे एंड के ऊपर तो मैंने किसी को मतलब तो कोशिश आज ये बिल्कुल कि क्लियर है, आपके एंड पे आ रही है चीज़ें। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली बुक के हवाले से है। जहाँ तक बात है स्लाइड्स का, तो जो जो स्लाइड्स में करता जाऊंगा वो मैं आपको डिलीवर करता जाऊंगा कि यहीं पे शेयर कर लेंगे या कोई ईमेल का ग्रुप बना लेंगे, उसकी मोडालिटी हम आगे सेट कर लेंगे कि उसको किस तरीके से करना है। लेकिन मेरा फोकस ये है कि आप लोग चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली समझें कि बेसिकली अप्रोच क्या है, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। और बुक रीडिंग जो है वो लाजमी करें, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम, आपने सिर्फ ये काइंडली ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है कि आपने ये कोर्स पास करना है। ये तो एक
ऑब्जेक्टिव है ही, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो ये कि आप लोगों को थोड़ा सा ये एक एज ए इसको आप इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी सीवी के ऊपर कैटेगोरिकली ये लिख सकते हैं कि मैंने सीजा का कोर्स पढ़ा है। मतलब रादर डेफिनेटली यू कांट राइट कि आप सीजा सर्टिफाइड हैं, लेकिन आप ये सीवी पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आपने सीजा सर्टिफिकेशन जो है उसकी प्रिपरेशन की है। और ये बात मैं दोहराता हूँ ताकि आप अपने बात ये लिख लें कि जो भी सीवी है, जब आप अपनी सीवी को अपग्रेड कर रहे हो, अपनी रिज्यूमे को अपग्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप कैटेगोरिकली ये मेंशन करें कि आपने सीजा सर्टिफिकेशन जो है उसको आप परसू कर रहे हैं। आप ये चीज़ कैटेगोरिकली लिखें। लेकिन इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लें। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी चूँकि इंटरेक्शन नहीं है, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला हालात और मज़ीद बेहतर कर दे तो इंटरेक्टिव हो के हम ये सब काम करें, लेकिन इसमें डेफिनेटली एक गैप है। मेरे लिए भी पहली मर्तबा है, आपके लिए भी पहली मर्तबा है। हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा, उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो थोड़े से इस चीज़ को हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हालात नॉर्मल नहीं हैं, अनएक्सेप्शनल हालात के अंदर हम चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला का बहुत करम है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। जहाँ तक बात है सीज़ा की एलिजिबिलिटी, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सीज़ा के लिए किसी किस्म की एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। आ, आपके आप अगर लाइक ग्रेजुएट हैं तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको उसको करने में समझने में आसानी होगी। लेकिन कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो हैं उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का होगा तो आप सीजा में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप ये काम सर्टिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट का दो बड़े फायदे मैंने आपको बताया कि एक तो आपकी आउटलाइन का पार्ट है, और दूसरा ये कि ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है ये काफ़ी हद तक आपको तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि सीज़ा की आप किसी जगह ट्रेनिंग लें फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग है, सीज़ा की जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। एग्ज़ाम फ़ी की बात नहीं कर रहा मैं ट्रेनिंग फ़ीस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये यूरोप में या अमेरिका में देखें तो जो ट्रेनिंग फ़ीस है वो 1200 पाउंड से लेके वो 4000 पाउंड्स तक जाती है। एंड आई होप यू नो कन्वर्जन करके कि 4000 पाउंड कहाँ तक आएंगे या 1500 पाउंड कहाँ तक आएंगे। तो मैं कल आपको कुछ इसके स्टैट्स भी शो करूंगा कि कितना बड़ा इसमें इसका स्कोप है और कितनी इसकी हाई कॉस्ट है इसकी ट्रेनिंग की। तो हमें एक फ़ायदा क्या है कि एटलीस्ट आप फेमिलियर हो जाएंगे। कल को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीज़ा का इरादा करते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये चीज़ अजनबी सी नहीं लगेगी, आप इससे फेमिलियर होंगे। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को करने का। तो ये बेसिकली इसका बहुत एडवांटेज है। तो जहाँ तक बात है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मैं आपके सवालात यहीं पे लूँगा। मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता मोस्टली, बाकी की सारी आजकल के दौर में ऑल दो सारी कम्युनिकेशन हमारी ईमेल के ऊपर होती है। तो आई होप एंड आई विश कि जब ये कुछ टाइम के बाद ये हालात और बेहतर हो जाए तो शायद ये चीज़ें इंटरेक्टिव हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके जितने भी सवालात हैं वो आप यहाँ पे अपने सवालात को ब्रीफ सा लिख के यहाँ बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सवालात को जवाब यहाँ पे दे दूँ। तो आप लोगों को अब मैंने ये बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, वो 90 हैं। हमारे हर लेक्चर 1.5 घंटे का है। हफ्ते में 3 दिन हमारे लेक्चर्स हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। और 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक का हमारे पास टाइम है जो कि हमारे पास होगा। तो
ये बेसिकली हमारे पास इसकी चीज़ होगी। जहाँ तक बात है बुक का, वो मैंने आपको बता दिया। आप सीज़ा मैनुअल 2016 ले लें, सीज़ा मैनुअल आप 2015 ले लें, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी टेक्स्ट है वो आप ले लें, और कोशिश ये करेंगे जो स्टडी टेक्स्ट जब आप चैप्टर पढ़ें तो उस चैप्टर, हर चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज़ हैं, उन एमसीक्यूज़ को लाजमी गो थ्रू करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी क्लैरिटी पूरी हो सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने की हैं, यहाँ पे अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। मीन आई एम ऑनलाइन, लेकिन अगर कोई किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। अभी जिस तरह ये जहीर साहब पूछ रहे हैं कि 2012-2013, देखें मैंने कहा है कि जितना लेटेस्ट होगा उतना बेहतर है। बहुत पुराना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा है कि आप 2015 या 2015 से प्लस मैनुअल ले लें, राइट। अच्छा, दूसरा ये कि जो स्टडी टेक्स्ट है मैंने आपको बता दिया कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के नाम का स्टडी टेक्स्ट है, वो आपको मिल जाएगा कैप्लन का, आपकी सेंटर से अवेलेबल हो जाएगा, राइट। अब जहाँ तक ये बात है कि सीधा मैनुअल कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली वो बुक शॉप से मिलेगा। और जो भी ये आपके तमाम जितने भी सेंटर्स हैं, प्रॉबेबली अगर आप मुख्तलिफ सिटीज़ से हैं तो हर सेंटर के अंदर जो फोटोकॉपी शॉप है वहाँ पे ऑलरेडी ये अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली है। जहाँ तक बात है कि मैनुअल कब तक लेना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि कब तक, जितनी जल्दी आप ले लेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। एक और बात मैं सबको क्लियर कर दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को जो जो मैंने अहम पॉइंट्स हैं वो मैं लेक्चर के आखिर में भी रिपीट करूं। तो कुछ सवाल, जब आप सवाल कर रहे हो तो बेहतर ये कि वो सवाल ही हो। कुछ लोग जो हैं वो सवाल की जगह अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, तो काइंडली ओपिनियन ना हो, जो सवाल है ब्रीफ सवाल पूछिए ताकि ये चीज़ें जो हैं वो फ्रूटफुल हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पहले बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में और सॉफ्टवेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमूमन हमारे यहाँ ये समझा जाता है, ख़ास तौर पे जो कि फाइनेंस के लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन गलत तब है अगर आप ये समझें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको ऐसे क्लैरिफाई करूँगा कि हर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता। ये इज अ डिफरेंस। एवरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, और यू कैन से the major backbone of an information system is a software, but every software is not an information system. अब वो क्या चीज़ें हैं जो एक सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का मकसद क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इस चीज़ को कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली आप कह लें कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप सब लोगों के पास कॉपी और पेन है तो आप उस पर पहला पॉइंट लिखें। आई होप कि एवरीबॉडी वुड राइट इट। सबसे पहली चीज़ होती है प्रोफेशनल्स, और पॉइंट नंबर 2 लिखें, दैट इज टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 3 लिखें आप इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4 अगर आप अपने पास लिख सकें तो दैट इज बिजनेस प्रोसेस।
और पॉइंट नंबर 5 अगर आप लिखें तो दैट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड द लास्ट थिंग इज कस्टमर्स। तो अगर आपने ये पॉइंट्स कहीं पे लिखे हैं कि जिसमें नंबर 1 पॉइंट है प्रोफेशनल्स, पॉइंट नंबर 2 है सॉफ्टवेयर, पॉइंट नंबर 3 है इंफॉर्मेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों चीजें आप अलग अलग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है बिजनेस प्रोसेस। अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को। अभी मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिस्से बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स क्या हैं। एक बात मैंने ये बताई है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता। तो पहली बात हमने क्या तय कर ली कि हर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर के अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि हर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता। ये एक डिफरेंस हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम में और सॉफ्टवेयर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम के पॉइंट्स जो हैं वो लिखवाएं। मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल में ये ओपन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के हम पॉइंट्स बता रहे हैं कि इनका इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं। तो नंबर 1 कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो क्या है, प्रोफेशनल्स। ये उसके कंपोनेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सॉफ्टवेयर। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ब्रैकेट में एस का लिखने का मतलब है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 4 पे क्या है, बिजनेस प्रोसेस। नंबर 5 पे क्या है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नंबर 6 पे क्या है, कस्टमर्स। ठीक है, या हम उसको एंड यूजर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली वो इन्वायरमेंट है, राइट। इट्स एन इन्वायरमेंट जिसमें, अब मैं आपको ये डेफिनेशन बताने लगा हूं कि ये क्या होता है। आई रिपीट कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली इट्स एन एनवायरनमेंट वेयर द प्रोफेशनल्स, अब ये प्रोफेशनल्स कौन है, ये वो लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, राइट। वेयर द प्रोफेशनल्स मेक use of softwares, I repeat, professionals takes maximum utilization of the software as well as technological infrastructure. What I said, it is an
ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़े से इंटरेक्टिव रहें। environment in which professionals makes maximum use of software. It can be a software, it can be multiple software, right? Okay, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। It is an environment where the professionals make use of softwares and infrastructure. What do I mean by infrastructure? It could be a technological infrastructure, or it could be a physical infrastructure, right? ये मैं आगे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ। The professionals make maximum use of softwares and infrastructure. For what? To perform or execute the business, again, process or processes, very important, either one process or multiple processes, right? It is an environment in which the professionals makes maximum use of softwares and infrastructure, which may includes technological and physical infrastructure to perform or execute the business processes. For what? To deliver either products or services. To whom? To customers slash end users, right? तो ये बेसिकली एक उस इन्वायरमेंट का नाम है जिसमें प्रोफेशनल्स जो कि क्वालिफाइड होंगे वो क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर का और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि वो उस इदारे के बिजनेस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। क्यों करेंगे? ताकि बिजनेस प्रोसेस चलेगा तो हम क्या देंगे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। किसको देंगे? कस्टमर्स को या एंड यूजर्स को। अच्छा, इसके अलावा सेवेंथ, जो सेवेंथ चीज है दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। It is an environment in which professionals makes maximum use of software and infrastructure to perform or execute the business processes to deliver products or services to the consumer while maintaining the compliance। ये वर्ड आप लोगों को बहुत इस्तेमाल होगा, तो प्लीज मेक इट द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। वाइल मेंटेनिंग द कंप्लाइंस ऑफ, कंप्लाइंस का मतलब होता है किसी चीज की इताअत करना, उसको एडहेयर करना, मतलब उसको फॉलो करना। कंप्लाइंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? और अमूमन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? रेगुलेटर या आपकी जो स्टेट एजेंसीज होती हैं वो बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो हमारा जो रेगुलेटर है वो पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं
तो हमारा जो रेगुलेटर है वो ऑगरा है। सिमिलरली अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो हमारा रेगुलेटर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या कहना चाहिए, और भी बहुत सारे हर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हैं वो रेगुलेटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें, मीडिया से रिलेटेड बात करें, तो हमारे पास पैमरा है, राइट। इस तरह के हमारे रेगुलेटर्स हैं। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं ये बेसिकली रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो उनको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इन्वायरमेंट है या एक ऐसा सेटअप है जिसमें लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। अब आप देखें, अगर इस पूरी डेफिनेशन में देखें तो अगर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो सॉफ्टवेयर इसका कितना माइनर पार्ट है, राइट। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की। आप किसी बैंक में जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू विजिट अ बैंक, और आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो आप एटीएम यूज करते हैं, मशीन। उस एटीएम के अंदर, एटीएम हम तो कहते हैं ना कि उसको, वो एटीएम सॉफ्टवेयर है। वो जो एटीएम सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके पीछे ये तमाम चीजें मिलके, अगर मैं सिर्फ आपको एक मशीन के अंदर ये सॉफ्टवेयर रख दूं, एटीएम का सॉफ्टवेयर चला दूं, तो क्या वो एक बैंकिंग इंडस्ट्री की जो एंड यूजर हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कर लेगा? नो। इस पूरे मुल्क में एटीएम मशीन्स को ऑपरेशनल रखने के पीछे जितनी एफर्ट होती है, आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो उस एटीएम, वो सिर्फ एटीएम सॉफ्टवेयर पे बेस नहीं कर रही है एटीएम मशीन जो है। तो बैंक के अंदर कैश विड्रॉल एक एक्टिविटी है जो कि रोजाना की बुनियाद पे होती है, और इस एक्टिविटी को करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, राइट। तो और उस प्रोसीजर को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं एटीएम सॉफ्टवेयर। तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? पहली बात, बिजनेस प्रोसेस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कहते हैं टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव। जब आप एक काम बाकायदगी के साथ करें और एक स्टैंडर्ड वे में करें, तो हम इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसको बाज़-औक़ात लोग एसओपी भी कहते हैं, एसओपी। तो किसी भी काम को करने का जो एक यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको हम या तो एसओपी कहते हैं या हम उसको बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। तो जब हम बिजनेस प्रोसेस की, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस की तरफ चले जाएं, इसके लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, राइट। अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप एयरलाइन इंडस्ट्री को देख लें। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, एयरलाइन इंडस्ट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर एयरलाइंस कंपनीज हैं, वो उनका जो सर्वाइवल है वो बेसिकली सेल ऑफ एयर टिकट के ऊपर बेस कर रहा है। अगर एयर टिकट उनके सेल नहीं होंगे, जैसा कि आपने कोविड-19 में देखा कि कितनी एयरलाइन कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। तो अगर
किसी एयरलाइन को सर्वाइवल चाहिए तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उसका जो एयर टिकट्स हैं उनकी सेल परचेज हो, राइट। तो अब अगर एक एयरलाइन दुनिया भर में अपनी सेल्स परचेज कर रही है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। अब मैं सॉफ्टवेयर नहीं कहूँगा, मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कहूँगा। तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी प्रोसेस भी चल रहे हैं, उन उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें, जितनी भी आपकी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है, ये विदाउट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्पॉसिबल है, राइट। आप एयरलाइन के अलावा दुनिया भर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो एडमिशन प्रोसेसेस हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बगैर इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी मुख्तलिफ कंपनीज। इसके अलावा बैंक्स की एग्जांपल हमने देख ली। इसके अलावा आप अगर एफएमसीजी सेक्टर देख लें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल अगर आप यूनिलीवर की ले लें तो यूनिलीवर के अंदर जो डेली बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है या उनकी जो प्रोक्योरमेंट हो रही है या उनकी जो सेल परचेज हो रही है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम बेसिकली क्या इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो आई होप कि आजकल की दुनिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, वो बगैर इंफॉर्मेशन सिस्टम के सरवाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, राइट। तो मैंने आपको इवन जो आपकी अगर हम क्या कहना चाहिए, ऑयल इंडस्ट्री का एनर्जी सेक्टर को ले लें, चाहे अब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ले लें या आप उसमें जो आपकी गैस कंपनीज हैं उनको ले लें, वो जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही हैं उन सर्विसेज के अंदर जो टैरिफ और बिलिंग है, क्या आपके ख्याल में मैनुअल अगर ये काम किया जाए तो आज के दौर में ये पॉसिबल है कि हम वो बिलिंग प्रिसाइजली और एक्यूरेटली कर लें? इम्पॉसिबल है। तो कहने का मकसद ये है कि आप दुनिया की ये, इसमें मैंने कहीं पे भी आप देखें कि कोई आईटी कंपनीज का जिक्र नहीं किया। अदर देन आईटी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग आप मैंने एग्जांपल दी, एजुकेशन सेक्टर, हमारे यहाँ तो हेल्थ सेक्टर इतना ऑटोमेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कभी यूएस या बाहर जाएं तो वहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है वो फुली ऑटोमेटेड है। हर चीज़ उनकी ऑटो, मतलब इवन एक पेशेंट की जो हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री है, वो एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मेंटेन होती है। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर तो नहीं, लेकिन मैं बड़े प्राइड के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नादरा जैसा सेटअप है कि ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30 मिलियन लोगों का बायोमेट्रिक डेटाबेस है। और ये हमारे इस वक्त वी कैन से कि ये इस वक्त हमारी मतलब मुल्क के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया है। इट्स अ बैकबोन। आपको नई सिम इशू करानी हो, आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो आपको नादरा से वेरिफिकेशन करानी है। फॉर्चुनेटली आजकल अब तो हमारा बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ भी ग्रेजुअली ट्रांजिशन हो रही है टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारे मुल्क में बहुत हेल्दी साइन है इस वक्त। तो जिस तरह ये आपकी व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हैं, नई गाड़ियों की सेल परचेज है, इस पर बहुत सारे शहरों और सूबों के अंदर फुली या पार्शियली ऑटोमेटेड हो चुका है। तो ये भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत बड़ी एग्जांपल है।
तो इसी तरह आपकी, ये जिससे मैंने आपको एग्जांपल दे दी हेल्थ सेक्टर की, हमारे पास ये नादरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल, हमारा बैंकिंग सेक्टर इस वक्त फुली ऑटोमेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टेलीकॉम सेक्टर फुली ऑटोमेटेड है, मतलब वी आर द लीडिंग वन। और फॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ें बताऊं जो कि जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनिया के अंदर नंबर 2 पे हैं। अगर कोई चीज़ इसको देखे कि हमारी जो इसकी एक चीज़ होती है, शायद आप लोगों को आइडिया, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। ऑल्दो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारे यहाँ लोकल सिस्टम्स तो ऑटोमेट नहीं हो रहे, लेकिन हम दुनिया को ऑटोमेशन करके दे रहे हैं, और उसमें हमारा दूसरा नंबर है आफ्टर इंडिया। तो इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपीन ये दुनिया के अंदर लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स, आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बना के दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना के दे रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ क्यों इतनी ऑटोमेशन जल्दी नहीं हो रही, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये इट टेक्स टाइम, जब आप मैनुअल से ह्यूमन से टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करते हैं तो इट ऑलवेज टेक टाइम। आज से 10-20 साल पहले अगर ऑटोमेशन की जाए तो उसमें की जाती तो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आती है, अब भी रेजिस्टेंस आती है। आप अगर देखें कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हमारी पूरी इकोनॉमी में या हमारे पूरे बजट में जो बैकबोन है वो बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली द टैक्स, राइट। अब टैक्स कलेक्ट होगा तो बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस मीट होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ इकोनॉमी जो हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, राइट। मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंटेड से ज़्यादा हमें कहना चाहिए कि हमारे यहाँ इकोनॉमी ऑटोमेटेड नहीं है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड एंड ऑटोमेटेड कर दें तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि एफबीआर के अंदर जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, डिस्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके अंदर वो जो, अभी हम प्रॉब्लम्स को या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि एफबीआर जो है पूरा इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है, वो टैक्स कलेक्शन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टैक्स रिटर्न सबमिट किए होंगे या लोगों के करके दिए होंगे, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, आप लोगों के लिए तो वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर एक इदारे की बात की जाए या एक मुल्क की बात की जाए तो वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैंने आपको बताया था कि हर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। जूम जिस पे भी हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट। ये तो एक यूटिलिटी है ना कि ये मुझे और आपको वर्चुअली कनेक्ट कर रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या पहचान है कि वो सॉफ्टवेयर जो किसी इदारे के इंतज़ामी अमूर को चलाने में यहाँ तक हेल्प करे कि उस सॉफ्टवेयर के बगैर उस इदारे के एक्टिविटीज़ चल ना सकें, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक और एग्जांपल मैं आपको करीम की देता हूँ। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज आप करीम से इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग कर लें तो करीम करीम नहीं रहेगी, ऊबर ऊबर नहीं रहेगी। आज आप फूड पांडा से उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग कर लें तो फूड पांडा नहीं है। अब मैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की तरफ आता हूँ। आप अमेज़ॉन से
आपने नाम सुना होगा, ये छोटी सी फर्म थी, अब तो खैर दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है, से इंफॉर्मेशन सिस्टम ले लें। इनका वेब सॉल्यूशन जो वेब बेस्ड सेल परचेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो इनसे ले लें या इसको थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर दें, तो क्या होगा? आज अगर मैं अमेज़ॉन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को शट डाउन कर दूं तो क्या होगा? सेल्स, देयर विल बी नो सेल्स। जब सेल्स नहीं होंगी तो नो प्रॉफिट। तो क्या होगा? और अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिस्क इंटरप्शन है ये फॉर इनडेफिनेट पीरियड हो जाती है, देन व्हाट? इवेंचुअली क्या होगा? कंपनी शट डाउन। इसका मतलब क्या है कि वो मैथमेटिक्स में हम कहते थे ना, हेंस प्रूव्ड, तो मैं कहता हूं सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस पर है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे। तो मैं आई से हेंस प्रूव्ड, दिस इज बेसिकली टुडे आई कैन से कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस वक्त इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे बेस कर रहा है। ये सिर्फ मैं भी आपको बहुत सीधा सीधा एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने मुल्क की एग्जांपल्स दूँ। अभी तो मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है, हमारी जो टैक्स के बाद जो हमारी एक्सपोर्ट्स की बैकबोन है, टैक्स तो चलो एक हमारा रेवेन्यू है ना, उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट क्या है? बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, बहुत बड़ा परसेंटेज हमारा टेक्सटाइल है। तो हम दुनिया में टेक्सटाइल में पीछे क्यों रह गए? वन ऑफ द रीजंस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ क्यों ज्यादा है? बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हमारे प्लांट्स फुली ऑटोमेटेड नहीं हैं, हमारे डिज़ाइंस टेक्सटाइल के हम उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू नहीं करते। तो कहने का मकसद क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एक रीज़न है हमारे टेक्सटाइल में पीछे रहने का। वन ऑफ द रीजंस क्या है कि हम लोग टेक, अभी मैं ये नहीं कहता कि आपकी बात भी सही होगी कि पावर भी एक बहुत बड़ा या एनर्जी भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, लेकिन नॉन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्शन वन ऑफ द रीजंस है हमारे यहाँ। दुनिया इस वक्त फ्लाइंग कार्स बना रही है, राइट? तो और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, अभी तो हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, लेकिन अगर हम ये भी करना शुरू, और हम कर नहीं, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जब इतने बड़े कंज्यूमर बन सकते हैं तो हम बना नहीं सकते क्या? बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। तो आई होप कि आ, हमारे पास ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये मैंने बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हमारे पास पाकिस्तान की जो मेन सेक्टर्स हैं। अगर हम आजकल अगर आप देखें तो मतलब अगर हम अपने आजकल सब जगहों पे यही बात होती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव कर लो, तो 35 इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन है ही नहीं। वुड यू बिलीव कि अगर कोई शख्स कंस्ट्रक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी का हिस्सा को इस्तेमाल करे तो वो 40% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेव कर सकता है।
प्रोडक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कहाँ खर्च हो जाती है? जब आपको आपका बिल्डर कहता है कि भाई इतने बैग्स ऑफ सीमेंट ले आओ, उसमें आधी चीज़ें बच जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ाया हो जाती है, आपकी कभी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है, कभी एक्सेस ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो या एक्सेस ऑफ मटेरियल हो, है तो एक्सपेंस। तो एक जो जिस चीज़ को, जिस आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जा सकता है, सीएमएस के लोग तो का काम ही बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है इस चीज़ की। आई होप मैं गलत नहीं कह रहा। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करें कि हमारे कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो, ताकि ना शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो ना एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल हो। तो ये एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। मैं अभी कंक्लूड करता हूँ, आई होप कि आप सब लोग साथ होंगे। ईआरपी, इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे, शायद नाम सुना हो किसी ने, लाइक सैप है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, राइट, ओरेकल है, ओरेकल्स नहीं, ओरेकल है, इसके अलावा ओडो है, ठीक है, पीपल सॉफ्ट है, जेडी एडवर्ड है। ये तमाम क्या है? ये ईआरपी, मैंने ईआरपी तो खैर आपको बताया नहीं, जान के नहीं बताया, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बहरहाल यहाँ तक आई होप के किसी हद तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन शुरू करते हैं, और हम कल लेक्चर के शुरू के 10 मिनट और आखिर के 10 मिनट, आज टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, पता नहीं चला, तो लग तो मुझे ऐसा रहा है कि मैं बस आइसोलेशन में तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आप लोगों को बोरियत नहीं हुई होगी, और हुई भी है तो मतलब वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो काइंडली कोई सवाल है तो नाउ आई विल एक्सेप्ट योर क्वेश्चंस। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि इस अप्रोच में जो ये मैं लिख रहा हूँ, और आप भी होपफुली लिख रहे होंगे अपने पास, या नहीं लिख रहे होंगे, तो इस अप्रोच में कुछ सजेशंस आपके पास हैं तो बताएं। अदरवाइज ये कि मैं तो मुख्तलिफ स्कीम्स अप्लाई करता रहूँगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। अभी एक सवाल आया है कि शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एक्सपेंस कैसे हो सकता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब आपका शॉर्टेज होगा तो आपकी लेबर तो बेचारी आराम कर रही होगी आपकी स्पॉट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका सामान नहीं पहुंचा, और लेबर जो है वो फुर्सत के लम्हात में बैठी हुई इंतजार में। तो क्या होगा? आप लेबर को कहेंगे कि भाई बगैर पैसों के बैठो? नो, इट्स एन एक्सपेंस। ये ओन रजा साहब ने पूछा है, सर क्या हम सीएमए के स्टडी टेक्स्ट में सकते हैं? ये तो मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। तो मसला ये है, हमारी उर्दू भी ख़राब हो गई है, हमारी इंग्लिश भी ख़राब हो गई है। मोहम्मद हसन साहब ने पूछा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी एक्सप्रेस में कोई इफेक्ट लाता है? कोई, मैं कहता हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ना हो, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो तो आपको ह्यूमंगस ह्यूमंगस मतलब ह्यूज
डिफरेंस नज़र आएगा आपको अपने एक्सपेंस कंट्रोल में। और ना सिर्फ एक्सपेंस रिडक्शन के अंदर, आपको एक छोटा सी चीज़ देख लें, जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी, राइट, आपकी इनएफिशिएंसीज नहीं होंगी। तो ना सिर्फ आपके एक्सपेंस कम होंगे, बल्कि आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब इम्प्रूव हो जाएगी। ये जकवान साहब का कहा सवाल है कि इंपोर्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि आपकी एक शॉप है, फॉर एग्जांपल आपकी इस्लामाबाद में कहीं F6 एरिया में कहीं शॉप है, जो कि बहुत पॉश एरिया है, और इस्लामाबाद की टोटल आबादी है 12 लाख। अब आप जब अपनी शॉप खोलेंगे तो सुबह 9 बजे खोलेंगे और रात को 12 बजे बंद कर देंगे। मैं कहा बहुत डेडिकेटेड हैं आप। तो कितने लोग आपकी शॉप पे आएंगे? 1%, 2%, ये भी बहुत बड़ी फिगर है। लेकिन अगर आप एक अपने आपकी वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट से वेबसाइट नहीं, उसके पीछे बाकायदा सेल परचेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंटीग्रेटेड, तो दुनिया के अंदर इस वक्त दुनिया की टोटल आबादी है 6 बिलियन, और दुनिया में टोटल इंटरनेट के यूजर्स हैं 1 बिलियन। तो 1 बिलियन का अगर हम 1% निकालें और वो आपके ऑर्डर्स करें, तो शायद आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें। तो अगर हम पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जिसका हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारा अनफॉर्चुनेटली हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन हमारे किसी किसान, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई सेंट्रलाइज या स्टेट लेवल के ऊपर कोई फोरम नहीं है। तो हम तो दुनिया में कैसे बेच, दुनिया हम तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेबसाइट्स। लेकिन वेबसाइट के पीछे क्या होगा? वेबसाइट आप बना लेंगे, मैं ये बेचता हूँ, लेकिन उसके पीछे जब कोई सेल परचेज नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तो आप कैसे ऑर्डर लेंगे? आप देखें कि फूड पांडा, एक एग्जांपल देता हूँ, आपने जिसने सवाल पूछा है कि इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, फूड पांडा खुद कोई फूड नहीं बनाता, लेकिन फूड पांडा पे जितने रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हैं उन सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। मतलब एक रेस्टोरेंट जो फूड बना रहा है वो इतनी सेल नहीं कर रहा है, उतनी उसका रेवेन्यू नहीं है जितना फूड पांडा क्या कर रहा है। फूड पांडा कहता है भाई जिसको फूड चाहिए वो भी मेरे पास आए, और जो फूड दे सकता है वो भी मेरे पास आ जाए। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म किसके ऊपर बेस कर रहा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा है। तो क्या होगा? किसको पैसा मिल रहा है? कस्टमर पैसा दे रहा है, रेस्टोरेंट प्रॉफिट चीज दे रहा है, लेकिन उस दोनों में से एक खास परसेंटेज किसको जा रही है? बेसिकली फूड पांडा को जा रही है। फूड पांडा कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। अमेजोन, आप ये वेबसाइट कभी खोल के देखिएगा, जिन लोगों को खास तौर पे विंडो शॉपिंग का शौक है वो कभी ये इस वेबसाइट पे जाके देखिए। ये आप देख रहे हैं, वी शिप ओवर 45 मिलियन, 45 मिलियन। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी आप इनके वेयर हाउसेज देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कितने बड़े वेयर हाउसेज हैं। कोविड में अगर किसी की सबसे ज्यादा सेल हुई है तो वो ये लोग हैं। और ये जितनी चीज आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खुद कुछ नहीं बनाते। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, बट दे जस्ट सेल। हाउ? ये देखें, दे जस्ट स्टार्टेड डिलीवर टू पाकिस्तान। खिलौने तक हैं। तो यू गो इन टू द वेबसाइट, यू विल सी इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। इनका इनका रेवेन्यू हमारी जीडीपी से कई कई गुना बड़ा है। तो आई होप योर
आंसर योर क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। अच्छा जी, इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? एक सवाल है, सर यू सेड व्हाट्सएप इज अ सॉफ्टवेयर बट इफ यू टॉक अबाउट मीडिया और सोशल मीडिया देन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्ले पार्ट। व्हाट्सएप मैंने कहा कि आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन व्हाट्सएप ये सॉफ्टवेयर जिस कंपनी का है उसकी वर्थ पाकिस्तान के बजट से बड़ी है, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ, इसलिए मैं इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कह रहा, इट्स ओनली अ सॉफ्टवेयर। तो आप अगर फेसबुक देख लें तो फेसबुक क्या है, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोग फेसबुक के ऊपर पेज बना के होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एक ये उन लोगों से पूछें, अगर आप में से कोई शख्स फेसबुक पे कोई अपना छोटा सा बिजनेस रन कर रहा है तो वो मेरी बात को एग्री करेगा कि एक टाइम आएगा जब उसको एहसास होगा कि अब फेसबुक का पेज भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, उसको कुछ थोड़ा सा बड़ा सेटअप करना है। लेकिन फॉर स्टार्टअप इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। तो यस, ओके जी। अब सवाल कुछ ऐसे आ रहे हैं कि होम बेस्ड बिजनेस कैसे किया जाए। अगर मैं आज सब बता दूंगा तो आप अगले 90 घंटे मेरे साथ कैसे रहेंगे? तो कुछ चीज़ें आगे के लिए रहने देते हैं। आज मैंने सिर्फ कोशिश करूंगा अगले 2-3 लेक्चर्स में कि आप लोगों का इसमें, आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि अभी मेरी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो द टाइम इज ओवर। सो नो, information system basically for large organization, the answer is wrong. It's not right, you are not right, it is for everyone. किसी भी इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, एसएमईज होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बहरहाल इस पे मैं दोबारा डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आई होप कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ आई होगी, और कुछ डिस्कशन फिर मैं कल भी करूंगा। तो जिन लोगों के सवाल अभी आज आंसर नहीं हुए वो सवाल अपने अपने पास नोट डाउन कर लें, तो कल फिर इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। हेलो, ठीक है सर, ओके, अल्लाह सर। ओके शफीक, अल्लाह हाफिज।